हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो रहने वाली है इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में, किस तरीके से होता है बिग फोर में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके लिए मैंने इनवाइट करा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु सीए अनमोल अरोड़ा को, जिसके पास एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंटरनल ऑडिट के अंदर। बेसिकली हम दोनों साथ में थे कोठारी के अंदर, वो और मैं दोनों साथ में ऑडिट करते थे इंटरनल ऑडिट। बात यह है कि वो इंटरनल ऑडिट में ही रह गया आगे, वो इंटरनल ऑडिट ही करता रहा, उसने उसी के अंदर एक्सपर्टीज़ ली। मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर डाइवर्ट हो गया, इसलिए मैंने उसको बुलाया भाई को। और जो अगर मैं बात करूं इंटरनल ऑडिट के अंदर, जब भी हमें डाउट हुआ करता था, इवन जब हम आर्टिकलशिप भी करते थे तो हम उसी के पास जाया करते थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उसका इंटरनल ऑडिट के अंदर। होपफुली वो जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को भी आप तक पहुंचा पाएगा, मेरे को उससे पूरी उम्मीद है। और मैं उसके अलावा आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो कि स्टैच्यूरी ऑडिट सीरीज़ जो मैंने बनाई थी उसके ऊपर जो आप लोगों का प्यार आया, जो आप लोगों का सपोर्ट आया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड होपफुली ये वीडियो भी आपको उतनी ही फ्रूटफुल लगेगी, उतनी बेनिफिशियल लगेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो अनमोल, क्या हाल है यार। बहुत बढ़िया तुषार। बताओ, आप कैसे हो? बस यार सब बढ़िया। काफी दिनों बाद हमारी राय बढ़ गई थी एसएस कोठारी के बाद। हम आप इंटरनल ऑडिट की राह पे निकल गए थे, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की राह पे निकल गया था। अब दोबारा हमारी राहें मिल गई है और इंटरनल ऑडिट के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो आई होप आप एक्साइटेड होंगे। यस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हूँ और देखते हैं हमारा डिस्कशन कैसा रहता है। आई तो होप अनमोल, लोगों को यस, इससे फायदा हो। बिल्कुल 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 होगा यार, अगर आप आए हो तो बिल्कुल होगा। तो अनमोल यार, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे सकें, एक बेसिक छोटा छोटे में कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही है अभी तक, आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस, उसके बारे में बता सकें। मेरी जर्नी फॉर सी आर्टिकलशिप वाज वेरी गुड। आई स्टार्टेड विद एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वहाँ पे मैं इंटरनल ऑडिट डिवीजन में ही रहा लगभग पूरे 2.5 साल। एंड बहुत सारे क्लाइंट्स के अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर लर्निंग। एंड देन आफ्टर क्वालिफिकेशन आई मूव टू डिलॉयट इंडिया प्रैक्टिस। वहाँ भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। एंड आफ्टर दैट नाउ आई हैव मूव टू ईवाई जीडीएस। मैं वहाँ पे भी अपना इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिस में ही हूँ। बस वहाँ पे क्लाइंट्स अब ग्लोबल हो गए हैं इंस्टेड ऑफ इंडियंस। सो रेस्ट इज ऑल सेम। ओके। सो अनमोल, व्हाई यू हैव चूजन लाइक इंटरनल ऑडिट, मतलब ऐसा क्यों, इंटरनल ऑडिट ही क्यों। इंटरनल ऑडिट एज अ सब्जेक्ट प्रैक्टिस थोड़ा सा बेटर मुझे इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। आप यहाँ पे टैक्स भी करते हो, लॉ भी पढ़ते हो, अकाउंटेंसी भी देखते हो। उसके अलावा द बेस्ट पार्ट इज जो अदर प्रोसेसेस होते हैं जो कोई नहीं देखता, ना टैक्स वाला कभी देखेगा ना स्टैट्यूटरी वाला कभी देखेगा। जैसे एचआर प्रोसेस है, परचेज प्रोसेस है, सेल्स प्रोसेस है। इन प्रोसेसेस की जो इंटीग्रिटीज होती हैं, जो डे टू डे की एक्टिविटीज होती हैं, कैसे जो वहाँ पे प्रोसेस ओनर है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो कैसे ऑपरेट करता है, उन सब चीजों के बारे में जानने का मौका मिलता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन के इन एंड आउट सब कुछ पता लगता है। मतलब कोई भी प्रोसेस हो, आप उसको बिल्कुल डिटेल में जाके समझते हो। उसकी डे इन डे आउट एक्टिविटीज क्या है, मंथली क्या उसकी रिपोर्टिंग्स होती हैं, क्या उसका आउटपुट निकलता है, ये सब आपको जानने को मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आप थोड़ा सा लोगों से मिलना पसंद करते हो तो आपको लोग, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो अलग अलग एक्सपीरियंस के होते हैं। और कई बार तो स्टार्टिंग में हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि जो हमारी एज नहीं होती, लोगों का उतना एक्सपीरियंस होता है। सो वो एक बहुत राइट अच्छा इंटरेक्शन रहता है राइट सीखने के राइट लिए। राइट। मतलब जो 18-19 साल के होते हैं और जाके बात हम मतलब 55-55 60 60 वाले लोगों के साथ कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो ऑब्वियसली उनसे डबल, जितनी की एज है हमारी, उनसे डबल उनका एक्सपीरियंस रहता है। तो कहीं ना कहीं वो, बिल्कुल और वो हमें सर करके बुलाते हैं तो हमें प्राउड थोड़ा सा फील होता है कि हाँ यार, कुछ तो करा है, कुछ तो उखाड़ा है हमने। बिल्कुल। कुछ तो ऐसा किया है कि हम इनसे, मतलब उनके बच्चों की उम्र के होते हैं इनफैक्ट, और वो इतनी रिस्पेक्ट के साथ हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं। और जब अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन निकाल दें तो फिर मतलब उनको भी लगता है कि हाँ, कि आने वाली जो जनरेशन है वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर रही है। सो वो रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। राइट राइट। तो अनमोल, जैसे हमारा जो मुद्दा था आपके साथ ओवर द कॉल डिस्कस हुआ था कि बात करने वाले हैं हम ऑडिट का क्या प्रोसेस रहता है, इंटरनल ऑडिट का, है ना। तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या चीजें हमारी, कैसे स्टार्टिंग होती है, कैसे क्लोजर होता है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर थोड़ा सा आप पहले बता सके एक ब्रीफ के अंदर, जस्ट अ ब्रीफ, कि क्या प्रोसेस होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बाद हम डिटेल में बाद में जाएंगे, जस्ट अ ब्रीफ।
ओके, सो ओवरव्यू, सो इंटरनल ऑडिट मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि हम एक प्रोसेस के डिटेल में जाते हैं, इन एंड आउट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो जस्ट एन ओवरव्यू, वी कैन से दैट कि इंटरनल ऑडिट को हम 4 या 5 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले मैं बात करूं तो प्री प्लानिंग फेज आता है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे हमने सीखा है, बहुत लोगों ने सीखा है और ऐसा कहा जाता है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। मीन्स अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू गेट फेल। सो टू स्टार्ट वी स्टार्ट विद प्लानिंग कि हमें क्या करना है, कौन से एरिया को करना है, किस क्वार्टर में करना है। सो हम बेसिकली एक ओवरव्यू बनाते हैं कि कब क्या ऑडिट करना है। देन हम उसकी और डिटेल में उतरते हैं कि भाई कौन सा डिवीजन उठाई, अब उसमें क्या चाहिए, एचआर उठाना है, प्रोक्योर पे उठाना है, अपना सेल्स उठाना है, क्वालिटी उठाना है, कुछ भी उठा सकते हैं हम। एंड देन वी गो इन डिटेल कि चलो हमने डिसाइड कर लिया क्या करना है। देन वी डिसाइड कि अब ये टाइमलाइन डिफाइन करते हैं कि क्या करना है। द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज फील्ड वर्क, कि हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, कौन से टूल्स लगाएंगे। फिर ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। देन वी स्टार्ट विद आवर रिपोर्टिंग फेज कि भाई रिपोर्ट बनानी है, मैनेजमेंट को दिखाना है, उनके कमेंट्स लेने हैं और फ्यूचर में उनको कैसे मिटिगेट करना है, जो हमने रिस्क या ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई करी है उन पर डिस्कशंस होता है। हम्म। एंड देन फाइनली आफ्टर वी इशू द रिपोर्ट, देन भाई अपना नॉर्मल प्रोसेस जो हर ऑडिट में होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है और उस पे आर्काइवल करके अपने सीनियर से वेरीफाई कराना है कि आपने जो काम किया वो सही है। हम्म। तो जो आपका ये डाटा होता है, जितना भी आप इंटरनेट के अंदर कलेक्ट करते हो, ये कहाँ पे रखा जाता है? कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं या किस तरीके से, या फिर कोई सर्वर होता है, किससे कहाँ पे रखा जाता है ये डाटा? ये टोटली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा आपने। जो अपनी नॉर्मल इंडियन सीए फर्म्स होती हैं, उनके पास तो अपना ही नॉर्मल लैपटॉप्स होता है, उन पे वो बैकअप्स रखते हैं। बट इसके अलावा जो बिग फोर्स हैं या बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, वो क्या करती हैं, दे हैव देयर ओन सर्वर, और किसी किसी के पास तो अपना एक टूल भी होता है जिसको ये कहते हैं जीआरसी टूल, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस टूल्स। हम्म। इन पे वो डेटा स्टोर करते हैं, इनमें सारी फीचर्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, इन पे आप डेटा चढ़ा सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो। इन्हीं से आप, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनिशियल डेटा रिक्वेस्ट शेयर करना, मैनेजमेंट को ऑब्जर्वेशन भेजना, डेटा एनालिटिक्स के लिए बेसिकली प्रपोज डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं इसको, कि हम क्या क्या डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं डेटा सेट्स पे, वो भी वो अपने आप बस डेटा डालो और वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चेक करना है। फिर यहाँ पे आप अप्रूवल्स भी ले सकते हो, डेटा को वेरीफाई भी करवा सकते हो, अपने सीनियर से रिव्यू भी करा सकते हो कि इट इज जस्ट लाइक कि आपने डेटा अपलोड करा, आपने उस पर कुछ काम किया, आपने उसको भेज दिया, उसके पे क्लिक करा आपने कि मार्क्ड फॉर रिव्यू। अब ना वो आपके सीनियर के पास नोटिफिकेशन जाएगी, वो रिव्यू करेगा एंड देन ही अप्रूव्स इट। सेम काम जो हम ऑफलाइन वर्जन में सीए फॉर्म्स करती हैं कि भाई आर्टिकल ने बनाया, उसके बाद एक सीए देखेगा, सीए के बनाने के बाद उसका पार्टनर देखेगा, बस वो सब ऑफलाइन हम्म। में होता है। टूल की हेल्प से वो सब ऑनलाइन में होता है। हम्म। बस यही डिफरेंस है, प्रोसेस इज सेम। राइट। सो अनमोल, अब जैसे हमने बात करी, या अब डिटेल में थोड़ा सा उतरते हैं, जो आपने एक बैकग्राउंड दिया। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपने बोला, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है प्री प्लानिंग का। ठीक है। तो प्री प्लानिंग में बेसिकली आप करते क्या है उसके अंदर? प्री प्लानिंग एक बहुत ही इनिशियल स्टेज है कि फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट मिल गया, हम्म। आपने क्लाइंट से एग्री कर लिया भाई ऑडिट होना है, क्लाइंट एग्रीड की मुझे ऑडिट की जरूरत है। हम्म। प्री प्लानिंग फेज में आप सिर्फ ये डिसाइड करोगे कि मुझे क्या क्या ऑडिट करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में गए, उसके 4-5 डिविजन्स हैं, उस कंपनी में कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं वो सर्विसेज दे रहा है, कहीं वो कुछ भी कर रहा है। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपनी एक्स, उसकी मल्टीपल डिवीजन हो सकते हैं। तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस साल उसकी A B C D में से कौन सी डिवीजन उठानी है। हम्म। आपने चूज कर ली कि ए डिवीजन मुझे उठानी है, दिस इज एग्रीड विद टॉप लेवल मैनेजमेंट कि कौन सी डिवीजन उठानी है। और हम्म। उस डिवीजन में भी यू डिसाइड कि मुझे कौन से क्वार्टर में क्या ऑडिट करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक डिवीजन पे फोकस करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना मेरी 3 डिवीजन आप छोड़ दोगे। हम्म। आप क्वार्टर वाइज डिवीजन उठाते हो और डिपेंडिंग अपॉन द बैंडविड्थ आप एक क्वार्टर में चारों डिवीजन की एक एक यूनिट उठा सकते हो, एक एक स्कोप एरिया उठा सकते हो, या एक में से दो, एक दो में से एक। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड मैनेजमेंट में आपके पास बैंडविड्थ कितनी है, मैनेजमेंट के पास बैंडविड्थ कितनी है। क्योंकि हम्म। उनके जो प्रोसेस ओनर है उन्हें अपने रेगुलर टास्क भी तो करने हैं।
वो ऑडिट राइट करवाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। राइट सो राइट सब राइट। कुछ देखना होता है कि बिजनेस अफेक्ट ना हो और ऑडिटर भी कर पाए। और ऑब्वियसली सो बजट भी कितना है। हाँ, बजट तो फिर वो तो आप डिसाइड करके ही काम शुरू करोगे ना, प्री प्लानिंग तक आओगे आप तभी। तो अनमोल, इसका मतलब ये है कि प्री प्लानिंग का स्टेज का मेरा ये मतलब हो गया कि मैंने हमारा जो मैनेजमेंट है और जो बिग फोर है या जो भी फर्म है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हुई, और उन्होंने बताया कि हाँ किस तरीके से क्या चीज करनी है आने वाले पीरियड के अंदर, और उसके बेसिस पे हम एंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल एग्रीड। वो ठीक है। एंगेजमेंट लेटर जो है वो नेक्स्ट फेज में साइन होगा। ओके। तो प्री प्लानिंग हो गई हमारी। प्री प्लानिंग के बाद जैसे आपने बताया था प्लानिंग स्टेज हमारी होती है। तो यार आप प्लानिंग स्टेज में क्या करते हैं प्री प्लानिंग के बाद, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल। सो प्लानिंग फेज में हमारी दो मेजर एक्टिविटीज होती हैं। पहली एक्टिविटी स्कोपिंग है और दूसरी एक्टिविटी रिसोर्सिंग है। सो पहले हम स्कोपिंग की बात करते हैं। सो बेसिकली जैसे प्री प्लानिंग में हमने डिसाइड कर लिया कि हमें करना क्या है, स्कोप प्लानिंग फेज जो है वो हमें बताएगा कि करना कैसे है। जैसे अब मैं इसको आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से रिलेट करूं कि फॉर एग्जांपल आप किचन में खड़े हो, आपने डिसाइड कर लिया सब्जी क्या बनानी है, वो हो गया हम्म आपका प्री प्लानिंग। अब उस सब्जी को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सामान चाहिए, हमें मसाला चाहिए, मिक्सी चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, कटर चाहिए, और क्या क्या हमें बर्तन वगैरह चाहिए, वो सब हम प्लानिंग में डिसाइड करेंगे। ठीक है। सो हम्म सेम विद इंटरनल ऑडिट, हमने डिसाइड कर लिया हमें किस यूनिट का ऑडिट करना है, किस या फिर डिवीजन का ऑडिट करना है। अब हम उस डिवीजन में किस लेवल तक उतरेंगे वो डिसाइड करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ जिसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले लो, कोई बड़ी कंपनी ले लो। अब वो आप देखो रिटेल में भी है, फॉर एग्जांपल वो मैन्युफैक्चरिंग में भी है, वो कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। सो मैं अब प्लानिंग फेज में मैं ये डिसाइड करूंगा कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने उसका कोई रिटेल बिजनेस चूज करा। अब उस रिटेल बिजनेस में मैं घुसूंगा कि क्या वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो ट्रेडिंग करती है। अगर फिर मैं उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो रिटेल में मैन्युफैक्चरिंग करती है, सो आई विल अंडरस्टैंड कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लांट में हो रही है। लेट्स टेक एन हम्म एग्जांपल कि जम्मू में उसका एक प्लांट है, जयपुर में है, एक उदयपुर में है, एक कहीं और है। सो आई विल चूज कि मुझे किस प्लांट को ऑडिट करना है और उस प्लांट में मेरा कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कि हम्म परचेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, सेल्स है, अपना क्वालिटी है, मेंटेनेंस है। सो दिस विल डिपेंड अपॉन कि उस प्लांट से मेरी नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या हो रही है, कि क्या वो प्लांट बना के डायरेक्ट मेरे किसी डिपो में भेज रहा है, किसी वेयर हाउस में भेज रहा है, या वहां से कोई डायरेक्ट सेल भी होती है। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एक्टिविटी पे मैं अपना प्रोसेस डिसाइड करता हूँ और प्लान डिसाइड करता हूँ। सो हम्म। ये हो गया मेरा स्कोपिंग का पार्ट, क्योंकि मैं इसमें डिटेल में उतर गया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किस प्रोसेस पे उतरना है। तो अगर मैं द ब्रीफ में बात नेक्स्ट करूं एक्टिविटी। तो अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो स्कोपिंग में मैंने दो चीजें कवर करी कि मेरे को किस पर्टिकुलर जगह का ऑडिट करना है। मतलब अगर मेरे पास 10 लोकेशन है तो एक लोकेशन का, अगर एक या दो जितनी भी लोकेशन सेलेक्ट करनी है मैंने वो सेलेक्ट कर ली। दूसरी चीज मैंने सेलेक्ट करी उस लोकेशन में भी किस प्रोसेस का मेरे को ऑडिट करना है। एम आई राइट? एग्जैक्टली। तो ये स्कोपिंग हो गया मेरा। यस। तो उसके बाद क्योंकि ये नेक्स्ट। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे। अगर आप हम्म एक लोकेशन पूरी उठा लोगे, आप कहोगे मैं उसमें परचेज भी करूंगा, सेल्स भी करूंगा, मार्केटिंग भी करूंगा, ह्यूमन रिसोर्स भी करूंगा, प्रोडक्शन भी करूंगा, जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज है मैं सब कुछ करूंगा, तो आप फिर उस लेवल की क्वालिटी नहीं दे पाओगे। ये राइट क्वालिटी राइट। निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू चूज कि मेरे लिए क्या मोस्ट रिस्की एरिया है। हम्म। ओके ठीक है। ओके। तो यहाँ सो तक हमारा स्कोपिंग कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट यस, एक्टिविटीज। द नेक्स्ट एक्टिविटी प्लानिंग फेज में होती है, दैट इज अबाउट रिसोर्सिंग। रिसोर्सिंग मींस अब जो मेरे को एरिया ऑडिट करना है उसके लिए मुझे क्या क्या बच, ऑडिट तो मैं ऑडिटर से ही कराऊंगा ना। अब हम्म ऑडिटर में भी मुझे कितने आर्टिकल चाहिए, कितने मैनेजर्स चाहिए, कितने पार्टनर्स चाहिए। सो इस लेवल की डिसीजन होता है, एंड कि उस बंदे में मेरे को क्या क्वालिटी चाहिए। कि हम्म अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स उठा रहा हूँ तो मैं वही बंदा चाहूंगा ना जिसने पास में ह्यूमन रिसोर्स किया हो। अगर मैं कोई हम्म नया बंदा डाल दूंगा तो वो क्लाइंट के लिए भी प्रॉब्लम है और मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो काम पहले किसी ने अगर ह्यूमन रिसोर्स किया हुआ है तो शायद वो जल्दी कर देगा। अगर कोई हम्म नया बंदा डालूंगा तो हो सकता है वो डबल टाइम ले, और उसको समझने में, क्लाइंट को समझने में टाइम ज्यादा लगता है। बस यही डिफरेंस है। और एक्सपीरियंस बंदा है तो उसके पास पहले नॉलेज होगी कि क्या होता है उस प्रोसेस में। हम्म हम्म तो हम्म दिस इज
planning includes my scoping and resourcing. तो यहाँ पर रिसोर्सिंग की अगर मैं बात करूँ, मान लो कि आपने एक पर्टिकुलर एरिया लिया प्रोडक्शन का, ठीक है, आपने प्रोडक्शन का एरिया लिया, वहां पे प्रोडक्शन में क्या होता है, मान लो मैं उस टेक्निकल बंदा नहीं हूं मैं, तो इन दैट केस क्या कोई अलग कोई एक्सपर्ट को आप बुलाते हैं या फिर खुद ही, क्योंकि बिकॉज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, हमें नहीं पता मशीन किस तरीके से काम कर रही है, मशीन किस तरीके से काम नहीं कर रही है ना, अगर मैं कोई मैं मतलब अगर मैं किसी टेक्निकलिटी में जाना चाहता हूँ तो उसके लिए कैसे आप लोग करते हैं फिर? देखो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास राइट होता है हमेशा दैट वी कैन यूज एन एक्सपर्ट, बट कहीं कहीं कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, क्योंकि बिकॉज यू ऑलवेज, अगर आप एक नॉर्मल सीए फर्म है, चाहे मीडियोकर सीए फर्म भी है, तो आप हर जगह एक एक्सपर्ट नहीं लेके जाओगे। ऑफ कोर्स बिग हम्म। फोर के पास तो ऑप्शंस होते ही हैं। सो इन हम्म। दैट केस द फर्स्ट एस्पेक्ट जो होता है, जो नॉर्मल सीए फर्म्स अडॉप्ट करती हैं, वो ये होता है कि वो क्लाइंट के ही बंदे को बुलाती हैं जो प्रोडक्शन देख रहा होता है, और वही वहां पे उन्हें डिटेल्स बताती है कि प्रोसेस में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये मशीन इन्वॉल्व है, इस मशीन की मेंटेनेंस ऐसे होती है, एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग जो वो बता सकता है। और जो एक समझदार एक्सपर्ट इंटरनल ऑडिटर होता है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जनरली, सो हम्म। व्हाट दे डू, वो उस डिस्कशन में ही ऑब्जर्वेशन निकाल देते हैं कि सर यहाँ पे ये गड़बड़ है, और वो हम्म। कभी उस पॉइंट पे नहीं बताएंगे जब डिस्कशन हो रहा है। दे वेट कि डिस्कशन खत्म हो, उस बंदे को दोबारा बुलाएंगे और फिर ऑब्जर्वेशन बताएंगे, ताकि उस बंदे की ईगो भी हर्ट ना हो और आपका काम भी हो जाए। बट हम्म। बिग फोर्स में क्या होता है, दे हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिनको ओके। एसएमआर भी बोलते हैं, या सब्जेक्ट मैटर रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अब मान लो कि कोई प्रोडक्शन का ऑडिट आ गया, मेरे को तो नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि देखो, मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी प्रोडक्शन में उतरूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। हम्म। बिग फोर के पास यही तरीका है, कम टाइम में ज्यादा काम देना, तभी वो पैसा कमाते हैं। सो व्हाट दे डू, वो एक अपना बीटेक या इंजीनियर बंदा हायर करेंगे, उसको भेजेंगे, वो प्रोडक्शन समझेगा, हम्म। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी हेल्प करेगा, वो मुझे समझाएगा, क्योंकि उसके हम्म। पास वो बैकग्राउंड है। सो क्लाइंट का टाइम यहाँ पे सेव होगा। द नेक्स्ट एक्टिविटी, अब वो जो इंजीनियर और मैं मिलके बात करेंगे, उसको मैं, वो मुझे प्रोसेस बताएगा, मैं उसे रिस्क बताऊंगा। हम्म। नाउ वी विल टुगेदर एनालाइज कि रिस्क कहाँ पे इन्वॉल्व है, कहाँ पे कंट्रोल है, कहाँ पे नहीं है। सो यहाँ हम्म। पे आई विल गेट अ रिसोर्स एज एन एक्सपर्ट। ओके। ओके। तो वो मतलब आप दोनों साथ में बैठ के काम करोगे किसी भी चीज को, क्योंकि आपके पास रिस्क एनालिसिस की शक्तियां हैं, उसके पास प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग की शक्तियां हैं, राइट, तो उन दोनों को कंबाइन कर एग्जैक्टली, दोगे आप। ओके। तो यहाँ, एग्जैक्टली। तो हमारा जो एक जैसे ये हमारी प्लानिंग की स्टेज कंप्लीट होती है, लेकिन जो हमारे जैसे रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स जो बनते हैं, वो हमारा प्लानिंग स्टेज के ऊपर बनते हैं या फील्ड वर्क के ऊपर बनते हैं? वो प्लानिंग में स्टार्ट हो जाता है मेरे, क्योंकि जो मैंने बोला, ये मेरे को एनालाइज करना है कि मेरा मोस्ट रिस्की एरिया कौन सा है, वो मैं कैसे एनालाइज करूंगा। स्कोप बनाता हूँ मैं, स्कोप बनाते हुए कैसे एनालाइज करूंगा, मुझे आरसीएम चाहिए, आरसीएम से ही मैं एनालाइज करूंगा ना कि मेरा रिस्की एरिया कौन सा है। अगर कोई मान लो रिस्की एरिया है पर वहां पे कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगे हुए हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, तो मेरे लिए वो लीस्ट लाइकली हो जाती है उसकी अकरेंस की, तो मैं उस हम्म। पर इतना फोकस नहीं करूंगा। पर अगर कोई रिस्की एरिया है, कंट्रोल्स भी मैनुअल है, और फ्रीक्वेंसी उन कंट्रोल्स की अकरेंस की बहुत लो है, तो मेरे लिए वो उसका लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर मुझे उस पर ज्यादा फोकस करना है। सो बेसिकली व्हेन वी डेवलप एन आरसीएम, तो हमारे लिए दो फैक्टर्स या तीन फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनफैक्ट ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट फैक्टर दैट कम्स इन पिक्चर इज रिस्क, कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है। द सेकेंड फैक्टर दैट वी हैव इज कि उसके अगेंस्ट कंट्रोल है, वो कंट्रोल कैसा है, उसका नेचर क्या है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि उसकी अकरेंस क्या है, वो ऑटोमेटेड है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, मेरा ऑपरेशनल कंट्रोल है, ऑटोमेटेड है, मैनुअल है, आईटी डिपेंडेंट है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली हो रहा है, वीकली हो रहा है, मंथली हो रहा है, ईयरली हो रहा है। एंड देन वी अंडरस्टैंड कि वो जो रिस्क है, उससे इम्पैक्ट मेरा कहाँ जा रहा है, फाइनेंशियल्स में इम्पैक्ट जा रहा है, ऑपरेशंस में इम्पैक्ट जा रहा है, कहाँ पे इम्पैक्ट जा रहा है। एंड देन वी गो इनटू इट्स लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस। फॉर एग्जांपल, वो रिस्क है, वो मटेरियलाइज हो गया, मेरा वो मटेरियलाइज कब होगा, जब मेरा कंट्रोल फेल हो गया। मेरा कंट्रोल फेल हो गया तो मेरा इम्पैक्ट आ गया, मैं देखूंगा कि इम्पैक्ट आने के बाद अब उसकी लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस कितनी है, हम्म। कितनी, मतलब कितनी ज्यादा चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है उसके होने की, हम्म। कंट्रोल फेल होने की। उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस एरिया में उतरना है। हम्म।
ओके, तो मतलब जब आपने लोकेशन डिसाइड करी, एक पर्टिकुलर किस लोकेशन पे आपको जाना है, उसके बाद जब आप डिसाइड करते हो कि उस लोकेशन पे किस एरिया को मेरे को करना है, तो उस एरिया को डिसाइड करने के लिए आपको आरसीएम पे जाना पड़ता है, जिसके अंदर आप देखते हो यस, कि जो आपने कितना उसके अंदर, अगर मैं बात करूँ आरसीएम में जो आप करते हो, आप सबसे पहले तो देखते हो कि रिस्क क्या है आपका। उसके बाद उस रिस्क के बेसिस पे आपके कंट्रोल्स कितने हैं, कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है। अगर इफेक्टिव नहीं है तो आप उस एरिया को ले लेते हो। अगर आपको लगता है कि यार इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और सारी चीजें ठीक है, तो उस एरिया के अंदर रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है आपका, तो आप उस एरिया को छोड़ भी सकते हो। एम आई राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली। सो एवरीथिंग इज अराउंड द रिस्क। रिस्क हम्म। कम है, बिजनेस खुश है, प्रोसेस ओनर भी खुश है। रिस्क ज्यादा है तो प्रोसेस ओनर भी टेंशन में है और ऑडिटर भी टेंशन में है। राइट, राइट। तो अभी हमने प्लानिंग की बात करी, प्लानिंग के अंदर हमने स्कोपिंग कर ली, स्कोपिंग हमने करी ऑन द बेसिस ऑफ आरसीएम। उसके बाद हमने रिसोर्सेज की प्लानिंग कर ली, जिसके अंदर हमने आर्टिकल, सीए, मैनेजर, पार्टनर सेलेक्ट कर लिए। अब हमारी नेक्स्ट बात आती है, जैसे आपने बोला, फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क में क्या काम रहता है वो थोड़ा सा बताएंगे अनमोल? फील्ड वर्क, जैसे इसका नाम है फील्ड वर्क, मतलब हम्म, उस जगह जाना, काम करना और कुछ निकाल के लाना। कूद जाओ मतलब मैदान सो में। बिल्कुल। सो हम्म। इट इज लाइक कि वो आपका प्लेग्राउंड बनता है वो लोकेशन। आप हम्म। उस जगह जाते हो, वहां लोगों से मिलते हो। पहले तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होता है, वहां पे बहुत अच्छा वेलकम मिलता है, आप लोगों को समझते हो, लोग आपको समझते हैं। फिर हम्म। सिलसिला शुरू होता है डेटा रिक्वेस्ट का, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल डेटा रिक्वेस्ट, जो कि आप प्लानिंग फेज में ही निकाल चुके होते हो। आपने हम्म। आप लोकेशन पे जाने से पहले भेज देते हो कि भाई मुझे बेसिक जो मेरे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि हम्म। आप रिसोर्स में हो। रिसोर्सिंग में मैंने उस बंदे को चूज करा जैसे एक्सपीरियंस है तो वो बताएगा ना कि मुझे अगर प्रोक्योर टू पे करना है या मुझे ह्यूमन रिसोर्स करना है तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि अगर एसओपी बना हुआ है तो एसओपी दे दो, पॉलिसीज हैं तो पॉलिसीज दे दो। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको पता है कि जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेरे, पीओ डंप वगैरह, परचेज रजिस्टर, डेटर्स एजिंग, क्रेडिटर्स एजिंग। सो डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेस, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए, पेरोल मास्टर चाहिए, पेरोल रजिस्टर चाहिए, लीव पॉलिसी चाहिए, लीव डेटा चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप हम्म। वो भेज देते हो, जब तक आप वहां जाते हो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होते हैं। हम्म। इन द मीन टाइम आप प्रोसेस वॉक थ्रू करते हो, उसमें आप प्रोसेस समझते हो। जो मैंने इनिशियल आपको बोला था, डे इन डे आउट एक्टिविटी समझते हो कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। उसकी हम्म। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, और 99% हम कुछ मिस करते हैं क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस अपना होता है। सो वहां पे आप वो डॉक्यूमेंट निकालते हो कि हाँ भाई मैंने ये नहीं मांगा, मुझे ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए। आप फिर आइडिया के बेसिस पे जो आपके पास डॉक्यूमेंट आते हैं आप उनका एनालिसिस भी करते हो फील्ड वर्क में। उनके बेसिस पे आप अपना सैंपल सिलेक्शन करते हो कि आपने, फॉर एग्जांपल मैं फिर से परचेज की बात करता हूँ कि आपने पीओडम स्टडी करा, पीओ रजिस्टर्स, पीआर परचेज रजिस्टर स्टडी करा, अपने डेटर्स के बैलेंसेस स्टडी करा, क्रेडिटर्स का बैलेंसेस स्टडी करा। तो आपको लगता है कि मुझे इस परचेज को चेक करना है, इस परचेज में गड़बड़ है, तो आप उस हम्म। परचेज के सैम्पलिंग करते हो, फिर सैंपल डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हो। फिर आप मल्टीपल मीटिंग्स करते हो ड्यूरिंग द फील्ड वर्क फेज, क्योंकि उस मीटिंग्स में आप अपनी ऑब्जर्वेशन भी शेयर करते हो कि भाई मेरा ये निकल रहा है, मुझे इसमें डाउट है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्रोसेस ओनर से वो भी रिजॉल्व करते हो। सो दिस इज अ टू एंड फ्रो प्रोसेस। लोकेशन पे जाके होता है, प्रोसेस ओनर से अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। आपका एज एन ऑडिटर आप प्रोसेस को समझते हो, उनके लिए इम्प्रूवमेंट एरियाज पे वर्क करते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर आपको समझाना होता है कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए आए हो, हम्म। आप किसी की गलती निकालने नहीं आए हो। अगर आपने अप्रोच ये फॉलो करी तो एज एन इंटरनल ऑडिटर यू विल ऑलवेज गेट रिस्पेक्ट, यू विल ऑलवेज गेट योर आउटपुट। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रोसेस ओनर सामने से आके बताता है भाई साहब मेरे प्रोसेस में ना ये गड़बड़ चल रही है, मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा। ओके। अगर आपने ये अप्रोच फॉलो कर दी इम्प्रूवमेंट वाली तो ठीक है। पर जैसा अब यहाँ पे कई बार रिवर्स भी हो जाता है, क्योंकि हमने डिस्कस करा कि हम्म। कई बार ऐसा होता है कि बंदे का एक्सपीरियंस ही इतना ज्यादा होता है कि आपकी एज उसके आगे कम होती है। वहां पे हम्म। थोड़ी रेजिस्टेंस आती है, वहां हम्म। पे आप ये रिलेशनशिप डेवलप कई बार नहीं कर पाते। हम्म। सो वहां पे ये कन्विंस करना में टाइम लग जाता है, कई बार 2 ऑडिट्स लग जाते हैं कि बंदे के साथ जेलअप होने में टाइम लग रहा है। सो अगर रिलेशनशिप कोई, डेवलप होने में। हाँ, सो ये इंपॉर्टेंट है फॉर हम्म। इंटरनल ऑडिटर। आप इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हो, बाकी कोई और जैसे टैक्स है या स्टैट ऑडिटर होता है, सो वहां पे एक जो करवा रहा होता है, जो ऑडिटी होता है, उसमें एक फियर होता है। हाँ। पर इंटरनल ऑडिट में किसी के पास फियर नहीं होता।
सो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो फील्ड वर्क में आपको ध्यान रखना होता है काम लेकिन करते हुए। एक लेकिन अनमोल, इसमें एक फियर तो रहता होगा ना, जैसे आप उसकी गलती नहीं निकाल दो, उसको ये तो रहता होगा यार मैंने गलती कर दी इस क्वार्टर में, कहीं ये गलती ना निकाल दे इस बार मेरी। देखो ये टोटल, देखो यहाँ पे होता है, अब कई बार क्या होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्सेज में जो केपीआईज डिफाइन होते हैं लोगों के, वो लिंक्ड होते हैं प्रोसेस से। अगर हम्म वहां पे ऐसा है तो वहां पे रेजिस्टेंस रहेगी, वहां पे आपको डेटा मिलने में भी दिक्कत आएगी, सब कुछ होगा। मतलब वहां थोड़ा प्रॉब्लम ये रहती है कि बंदे को डर रहता है। पर अगर वो केपीआई से लिंक्ड नहीं है, और इवन इफ लिंक्ड भी है, और उसका जो बॉस है या मैनेजमेंट है वो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ह्यूमंस आर लाइबल टू मेक मिस्टेक्स एंड दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट राइट। अगर ये अप्रोच है, और सेकेंडली ये अप्रोच आपके थ्रू ही जाएगी, अगर आप टॉप लेवल के मैनेजमेंट में ये डाल दोगे कि वी आर हेयर फॉर इम्प्रूवमेंट, वी आर नॉट हेयर टू फाइंड योर मिस्टेक्स। हम्म गलती हो गई ठीक है, हम गलती, पुरानी गलती ही ढूंढ रहे हैं ना, उन्हें तो पता भी नहीं थी। आपको ये हम्म कन्विंस करना है कि गलती हो चुकी है, आपको पता नहीं है, मैं तो ढूंढ के निकाल रहा हूँ। निकाल रहा हूँ किस लिए? ताकि फ्यूचर में वो गलती ना हो। जो हो गई हम उसे तो बदल नहीं सकते ना। तो इसलिए ये अप्रोच डिफाइन करना, मैनेजमेंट को समझाना, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लो करना, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे हमारा फील्ड वर्क आप कह रहे हैं कंप्लीट होता है, इसमें फील्ड वर्क में जैसे अगर आप अनमोल किसी एक एग्जांपल के थ्रू एक कोई भी एक एरिया पकड़ के, कोई भी एक चीज पकड़ के अगर आप समझा सके फील्ड वर्क में किस तरीके से काम होता है, एक ओवरव्यू दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये आप बताओ, ह्यूमन रिसोर्सेज या प्रोक्योर टू पे, कोई भी एक चूज करते हैं। प्रोक्योर टू पे मेरा फेवरेट। ओके। सो प्रोक्योर टू पे में प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसका नाम है प्रोक्योर टू पे। सो इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट होता है रिक्विजिशन से। हम्म ठीक है, सबसे पहले किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी चीज चाहिए तो वो एक रिक्विजिशन बनाता है, अपने परचेज वालों को भेजता है, वो परचेज वाले चेक करते हैं, अगर स्टोर में पड़ा है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पड़ा मेरे पास इन्वेंट्री में, तो फिर वो प्रोसेस शुरू करते हैं। मेन प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। सो दे क्रिएट अ पीओ, जिसको हम बोलते हैं परचेज ऑर्डर। उस हम्म परचेज ऑर्डर से, मतलब पहले मुझे बैकग्राउंड देना पड़ रहा है इसका, ताकि मैं बता सकूं कि हाउ वी गेट एन ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन निकलने के बाद क्या होता है। राइट राइट राइट। सो परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। परचेज ऑर्डर क्रिएट होने से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, उससे पहले एक डॉक्यूमेंट बनता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्योंकि मेरे हम्म पास जब रिक्विजिशन आएगी तो मैं कोटेशंस मंगाऊंगा, मैं 3 या 4 वेंडर्स को अप्लाई करूंगा कि भाई साहब मुझे ये सामान चाहिए, आप कितने में दोगे, हम्म आपके क्या पेमेंट टर्म्स हैं, आप कब तक डिलीवर कर पाओगे। सो ये 3 फैक्टर्स होते हैं, डिलीवरी, प्राइस, मेरी क्वांटिटी वो मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और पेमेंट टर्म्स क्या है। इनके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन सा वेंडर चूज करना है, और जिस डॉक्यूमेंट में मैं चूज करता हूँ उसको मैं कहता हूँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हम्म कंपैरेटिव स्टेटमेंट से मेरा परचेज ऑर्डर डिसाइड होता है, किस वेंडर को जाना है, कितनी क्वांटिटी का जाना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, वो डिसाइड करने के बाद मेरा सामान आ जाता है, आई गेट माई इनवॉइस। मेरा इनवॉइस आ गया, देन अगेन पेमेंट होती है, एंड द साइकिल गेट्स क्लोज्ड। दिस इज हम्म ऑल एन ओवरव्यू ऑफ परचेज प्रोसेस। सो फॉर एग्जाम्पल, अब होगा क्या कि मैंने इनिशियली अपना, जब मैंने आइडिया भेजी तो मैंने पीओ डंप मंगा लिया, पीआर डंप मंगा लिया, रिलेटेड जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे मैंने वो सब मंगा लिए। नाउ नाउ आई विल स्टडी कि परचेज रजिस्टर में क्या क्या हो रहा है। मेरे लिए हम्म इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या खरीदा, और कितने में खरीदा, किससे खरीदा, ये सारे डिटेल्स उसमें आ रही होती है, क्वांटिटी, प्राइस, पेमेंट टर्म सब आ रहा होता है उसमें। सो आई एनालाइज, जो बेसिक एनालिसिस होता है सबसे पहले जो कोई भी आर्टिकल करता है वो यही करता है कि सेम मटेरियल सेम वेंडर से मल्टीपल रेट्स पे तो नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि मैंने आपसे जनवरी में कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, फरवरी में आप कह रहे हो कि वो चीज 102 रुपए की हो गई। हम्म मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्फ्लेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर एज एन ऑल्टर, एज एन आर्टिकल हम स्टडी करते हैं सबसे पहले कि भाई अभी तक पिछले महीने तो 100 रुपए की आ रही थी, इस महीने 102 की हो गई, क्यों हो गई भाई। हम्म हम ये सवाल खड़े करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि अब इसको स्टडी करने के 2 तरीके हैं। पहला स्टडी करने का तरीका तो ये है कि हमने देखा 102 गई, हम सीधा चले गए भाई साहब 102 की कैसे हो गई। बस उन्होंने हम्म कहेगा भाई महंगाई बढ़ गई, मैं क्या करूं। हम्म अब तरीका, एक स्मार्ट ऑडिटर का क्या तरीका होता है, वो पहले 100 रुपए वाला ऑर्डर समझेगा, कोटेशन हम्म निकलवाएगा उसकी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझेगा। फिर वो जब 102 का ऑर्डर हुआ तो वो पहले देखेगा कि प्रोसेस क्या कहता है। क्या प्रोसेस कहता है कि 20% इन्फ्लेशन आ रही है तो आपको दोबारा कोटेशंस, दोबारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट करनी है। अगर हम्म प्रोसेस ये कहता है तो वो फिर से उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करेगा, वो देखेगा कि प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं 100 वाला अब 102 में दे रहा है तो मैंने सीधा उसी को ऑर्डर दे दिया क्योंकि वो मेरा हम्म वेंडर सेलेक्टेड था।
और अगर मान लो मेरी पॉलिसी कहती है 20% पे आपको नहीं करना, तो फिर मैं पॉलिसी पे उतरूंगा, मैं पॉलिसी पे क्वेश्चन करूंगा कि भाई साहब वाई 20%? मैनेजमेंट ने कहा 20%, ठीक है मैं मान गया, मैं ये नहीं कह रहा आपने प्रोसेस में गलत करा, आपको लेनी चाहिए थी, मैं पूछूंगा 20% आया कहाँ से, क्या लॉजिक है? मेरे लिए 10% इन्फ्लेशन भी तो हो सकती है कि 10% पे लेना है, मैं क्यों अपना कंट्रोल वीक कर रहा हूँ? सो वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। अगर मान लो कोई रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं 20% पे सवाल उठा रहा हूँ, तो वो एज एन ऑडिटर मेरी गलती है। वो कहेंगे भाई हमारी लाखों की ट्रांजेक्शन होती है रोज, अब मैं 20% के लिए बैठूंगा क्या एक महीने के लिए? मैं इतना प्रोसेस करूंगा, पता लगेगा मेरा ऑर्डर मीट नहीं हो रहा। हाँ, पर यही कोई एमएसएमई है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरे साल में ही 20 करोड़ की परचेज होती है, उसको तो मैं कह सकता हूँ ना भाई 20% तेरे लिए बड़ी चीज है, तू 20% पे फोकस क्यों नहीं कर रहा? सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि हम कैसे चीजों को स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन निकालते हैं अपनी, कि अपना यहाँ तक आप फील्ड वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन जो भी निकाली है यस, आपने, जो भी करा, उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है रिपोर्टिंग, एम आई राइट? यस, तो द रिपोर्टिंग नेक्स्ट के प्रोसेस इज रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग आपने यहाँ पे फील्ड वर्क कंप्लीट करा, ऑब्जर्वेशन निकाली, जो भी निकालना था इकट्ठी करके ले गए आप, ठीक है, अपने साथ। अब उसके बाद क्या करते हैं आप? सो देखो, फील्ड वर्क में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जा रहा हूँ वापस, कि आपको ऑब्जर्वेशन निकाल के अपने पास इकट्ठी नहीं करनी होती, ये नहीं होता करना होता है कि मैं वेट करूंगा रिपोर्टिंग फेज आएगा फिर मैं मैनेजमेंट को दिखाऊंगा। सो फील्ड वर्क इज एन फेज ऑफ इंटरेक्शन विद मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट से मेरा मतलब है प्रोसेस ओनर्स और जो भी उनके रिलेटेड मैनेजर्स हैं। सो आपने ऑब्जर्वेशन निकाली, प्रैक्टिस ये रहती है कि आप वीक एंड पे जाके फ्राइडे को, थर्सडे को, जो भी आपको प्रेफरेबल टाइम लगे, आप उन्हें जाके बता दो कि भाई मैंने ये 4 चीजें स्टडी करी और इन 4 चीजों में मेरा ये आउटपुट है। उनसे डिस्कस करके, क्योंकि अब मैं 20% पे सवाल उठाऊंगा, ऐसा तो नहीं ना कि मैं जाऊंगा मैंने बोला और खत्म हो जाएगा डिस्कशन। डिस्कशन टेक टाइम। मैं प्रोसेस ओनर को बोलूंगा या परचेज मैनेजर को बोलूंगा, वो अपने सीनियर मैनेजर को लेके आएगा, भाई साहब इन्होंने तो 20 साल पुरानी पॉलिसी पे सवाल उठा दिया, क्योंकि ये पॉलिसीज ऐसा नहीं है आज बनी और कल चेंज हो गई, ये सालों साल चलती रहती है। सो उसमें डिस्कशंस में टाइम लगता है, प्रोसेसेस में। सो ड्यूरिंग द फील्ड वर्क यू हैव टू एंश्योर कि आपका इंटरेक्शन चलता रहे, आपके ऑब्जर्वेशंस कंक्लूजन तक पहुंचे, आपको रिपोर्टिंग का वेट नहीं करना होता। रिपोर्टिंग फेज इज जस्ट अबाउट द प्रेजेंटेशन। आपने सब्जी बना ली फील्ड वर्क में, अब आपको प्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंट कैसे करना है आप जानते हो, अब ढाबे पे भी प्रेजेंटेशन होती है और नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी प्रेजेंटेशन होती है और एक 5 स्टार प्रेजेंटेशन होती है। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपके पास फीस क्या है, बजट क्या है, उस हिसाब से आप प्रेजेंटेशन करते हो। सो लेट्स गो टू नाउ रिपोर्टिंग फेज। रिपोर्टिंग फेज में हमारे पास रिपोर्ट प्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। कोई वर्ड में करता है, कोई एक्सेल में करता है, कोई पावर पॉइंट में करता है, कोई पीडीएफ शेयर करता है, कोई डैशबोर्ड्स बनाता है। आज की डेट में वी हैव टूल्स लाइक पावर बीआई, एल्ट्रिक्स, जो हमें डैशबोर्ड्स बना के देते हैं। सो हर किसी का अपना काम करने का यहाँ पे तरीका होता है। एंड इन द रिपोर्टिंग फेज, क्योंकि फील्ड वर्क में ही मैं जब अपनी ऑब्जर्वेशन फ्रीज कर देता हूँ मैनेजमेंट से, तो रिपोर्टिंग फेज में जो मैं रिपोर्ट बना के देता हूँ, उसमें जो मेरी मैनेजमेंट से मीटिंग होती है, वहां पे प्रोसेस ओनर होता है, मैनेजर होता है उस प्रोसेस का, सीनियर मैनेजर होता है, और टॉप मैनेजमेंट आती है नेक्स्ट मीटिंग में। फर्स्ट मीटिंग में नहीं होती टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि उनका टाइम बहुत क्रूशियल होता है। सो फर्स्ट मीटिंग में, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन प्रोसेस ओनर के साथ आप एग्री कर चुके हो तो फील्ड वर्क के क्लोजर पे ही, सो वहां पे आप जाके सिर्फ ये डिस्कशन करते हो, भाई साहब गलती हो गई। आप उन्हें बेसिकली कन्विंस करते हो, वो मान तो गलती तो मान ही चुके होते हैं, आप कन्विंस करते हो भाई साहब गलती हो गई। अब जो मेरा मेन पर्पस था इम्प्रूवमेंट, अब उस पर फोकस आता है कि भाई साहब अब ये बताओ फ्यूचर में गलती ना हो, इसके लिए हम क्या प्रोसेस लगाएं। आप उस प्रोसेस में इतने सालों से हो, डे इन डे आउट हो, आप ज्यादा बता सकते हो कि मैं कोई सजेशन दूंगा, सजेशन तो मैं दूंगा एज एन ऑल्टर, पर वो कितना प्रैक्टिकली फिजिबल है वो प्रोसेस ओनर बता सकता है, वो मैं नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पीओ बनाने में कोई गलती हो गई, तो मैं तो कहूंगा भाई साहब प्रोसेस ऑटोमेट कर दो, मैंने तो क्या दिया टेक्नोलॉजी लगा दो, पर उस टेक्नोलॉजी को लगाना कितना फिजिबल है, ये जो काम कर रहा है वो बता। सो इसलिए पहला सजेशन ये होता है कि वहां से कोई सामने से आंसर आए, क्योंकि जो काम, फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूँ कि सब्जी बनाने वाले ने नमक ज्यादा डाल दिया, वो बता सकता है ना कि भाई मैं अगली बार से कैसे अपना हाथ रोकूंगा या क्या कर सकता हूँ। जो चेकर है वो तो बस बताएगा कि नमक ज्यादा है, और उसको कैसे फ्यूचर में मेंटेन करना है, अगर वो एग्जीक्यूटर बताए तो थोड़ा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जो उसके लिए फिजिबल है वो बताएगा, क्योंकि एग्जीक्यूट उसे ही करना है। राइट, राइट। सो दिस इज द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग फेज, कि इनिशियली
हमें एक इम्प्रूवमेंट का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमें मिल जाए। और द सेकंड एक्टिविटी वो होती है, वो ये होती है कि जो मेरी टॉप मैनेजमेंट है, जिसने मुझे रखा, जिसने पैसा खर्च किया, जिसको अपना रिस्क मिटिगेट करना है, हम उस तक आउटकम लेके जाएं कि भाई साहब हमने आपका प्रोसेस स्टडी करा, उसमें ये मिस्टेक थी या ये कमी थी, अब हम उसको ऐसे ठीक कर रहे हैं। ये बताना बहुत जरूरी है, हम उसको कैसे ठीक कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं बताओगे ना, तो इंटरनल ऑडिट का पर्पस डिफीट हो जाता है। क्योंकि वो कहेंगे यार गलती थी, आप अगर मैं आपको इंटरनल ऑडिटर रखता, मैं नहीं भी रखता, गलती थी हो गई, कौन देख रहा है, किसको पता लग रहा है। आपको मैंने रखा इसलिए ना कि गलती तो आपको निकालनी है, आपको इम्प्रूवमेंट बतानी है भाई साहब, फ्यूचर में ना हो। सो दिस इज द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग फेज, कि एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने जो वैल्यू ऐड करी, आपको वो दिखाना होता है। ओके तो बेसिकली जो मेरी जो भी रिपोर्ट बन के जाती है, जैसे अगर मैं कुछ भी बना रहा हूँ, जैसे आप कह रहे वर्ड में भी बना सकते हैं, हम पीपीटी में बना सकते हैं, उसके अंदर मेजरली मेरे, अगर मैं पीपीटी में मेरी कोई ऑब्जर्वेशन थी, लेट से जैसे आपने बोला कि मैंने किसी से, मेरे को अच्छा प्राइस मिल सकता था किसी से, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो मेरे को कोई 100 रुपए की रेट पे मिल सकता था कोटेशन के थ्रू ही, लेकिन कोटेशन में ही उन्होंने कोई ऐसा वेंडर सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर 110 रुपए आ रहा है। तो दिस इज माई ऑब्जर्वेशन कि 110 रुपए में महंगे से परचेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस ऑनर है उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर भी सवाल उठता है। तो ये अगर मैं मैनेजमेंट को प्रेजेंट करूंगा, टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करूंगा, तो उसमें क्या क्या चीजें एक स्लाइड के अंदर या एक वर्ड के अंदर, मतलब क्या क्या चीजें मैं उसके अंदर लिखूंगा। एक तो मेरी ऑब्जर्वेशन हो गई कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उसने ज्यादा रेट पे परचेज करा। उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी, वो थोड़ा सा अगर आप बता सके रिपोर्टिंग के अंदर तो। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि हमें क्या बताना है, इम्प्रूवमेंट है, वो तो हमें लेके जानी है, बिना इम्प्रूवमेंट के हम जा नहीं सकते। हम्म वरना फिर एज एन इंटरनल ऑडिटर आपके वर्क पे ही क्वेश्चन उठ जाएगा कि भाई साहब इम्प्रूवमेंट कहाँ है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपने गलती आइडेंटिफाई कर ली, आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि वो गलती क्यों हुई, कारण क्या है उसका, तभी तो आप इम्प्रूवमेंट बता पाओगे। सो द हम्म वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रूट कॉज। इस पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रखना होता है कि मेरा काम गड़बड़ क्यों हुई, गड़बड़ हो गई कोई बात नहीं, क्यों हुई आपको वो निकालना है। वो निकालने के बाद नेक्स्ट चीज, उस गड़बड़ का इम्पैक्ट क्या है, कि मैंने हम्म महंगा खरीदा, क्यों हम्म खरीदा, आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा प्रोसेस ओनर जो है उसकी तरफ से कोई गलती थी, या मुझे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते वक्त मेरे से कोई गलती हुई, या मेरी कोई मजबूरी भी हो सकती है, मैं महंगा ले रहा हूँ, हो सकता है मुझे सस्ता सामान जो है उस क्वालिटी का ना मिल रहा हो, हम्म कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। ठीक है, सो आपने रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट चीज कि उसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है। ऑब्जर्वेशन निकाली, रूट कॉज निकाला, नाउ इम्पैक्ट, क्योंकि आपको इम्पैक्ट पे ही खेलना है। क्योंकि वो कहेंगे अगर इम्पैक्ट नहीं है तो आपने इस प्रोसेस को उठाया ही क्यों। हम्म सो आपको इम्पैक्ट दिखाना होता है कि महंगा खरीदा। सो इस केस में आपको पहला इम्पैक्ट क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ। ठीक हम्म है, सेकंड हम्म इम्पैक्ट आपका क्या हो सकता है कि मेरा जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, क्योंकि मैं महंगा खरीद रहा हूँ। वो गड़बड़ आपको रूट कॉज से मिलेगी, और रूट कॉज से क्या हो रहा है वो आपको इम्पैक्ट में मिलेगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। थोड़ी सी बस आपको माइंड लगाना है, थोड़ी सी मेहनत लगानी है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप ऑब्जर्वेशन निकालोगे, आप कारण ढूंढोगे, कारण ढूंढते ही आपको उसका कहाँ पे इम्पैक्ट है वो पता लग जाएगा। हम्म इम्पैक्ट पता लगने के बाद जो लास्ट चीज आती है, दैट इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट। हम्म। मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कमेंट्स, उसमें दो कमेंट चीजें राइट। आती हैं। मैनेजमेंट कमेंट्स में ये लिखा जाता है, पहली चीज की गलती हो गई, एक्सेप्टेंस होती है। दूसरी चीज ये कि आगे से नहीं होगी, उसके लिए हम्म हम क्या कर रहे हैं। हम्म और हम्म एक लास्ट चीज जो कोई कोई कंपनी डालती है, टाइमलाइन, कि प्रोसेस ओनर ये बताता है फॉर एग्जांपल कि मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कैसे करना है, अब उस इम्प्रूवमेंट को मैं कब तक लगाऊंगा, क्योंकि चेंजेस टेक टाइम। ऐसा हम्म नहीं है कि मैंने बोला मैं प्रोसेस इंप्रूव करूंगा, आज लिखा और कल से इंप्रूव हो गया। हो सकता है उसको 1 महीना चाहिए हो सकता है उसको 2 महीना चाहिए हो, डिपेंडिंग अपॉन चेंज। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई टेक्नोलॉजी लगाऊंगा तो हो सकता है मुझे 1 साल भी चाहिए हो। सो वो टाइमलाइन डिपेंड्स, कोई अच्छी कंपनी होती है तो वो डिफाइन करवाती है, कोई नॉर्मल कंपनी होती है तो वो डिफाइन नहीं करवाती। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो एक रिपोर्ट में होने चाहिए। हम्म। तो ऐसा नहीं होता, जैसे आपने ऑब्जर्वेशन निकाली, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, तो वो प्रोसेस ओनर आके बोले कि सर छोड़ दो, मालिक छोड़ दो, इस बार तो अगली बार से नहीं होगा। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ऐसा जनरली उन सिचुएशंस में होता है जहाँ पे मैटेरियलिटी या उसका इम्पैक्ट कम होता है, पर एज एन इंटरनल ऑडिटर हम दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई साहब, प्रोसेस में गड़बड़ है पर उसका इम्पैक्ट नहीं है।
आज हो सकता है ये गलती 1,000 रुपए की हो, पर ये गलती कल 10,000 रुपए की या 1 लाख की ना हो, इसलिए हम उस चीज को दिखाते हैं। तो उसमें ऑडिटर का ये रोल होता है कि वो प्रोसेस ओनर को कन्विंस करे कि भाई साहब इसमें आपकी कोई बड़ी गलती नहीं है, मतलब हम्म ठीक है गलती हो गई पर उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इट इज जस्ट लाइक कि मैं ये कह रहा हूँ आग लग सकती है, आज सिर्फ माचिस की तिल्ली जली थी, हम्म कल आग ना लगे, उसके इसलिए लिए मैं हमें सिर्फ एक काइंड ऑफ अलार्म दे रहा हूँ कि भाई साहब हम्म कल आग, पहली उसके दो पर्पस है, पहला पर्पस तो ये कल आग ना लगे, मैनेजमेंट को अवेयर कर दिया, दूसरा पर्पस ये है कि एज एन इंटरनल ऑडिटर आपने बता दिया भाई साहब कल आग लग सकती है, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, आपको आज कंट्रोल लगाना है। हम्म आज सिर्फ किसी ने माचिस की तिल्ली जलाई थी आपके फैक्ट्री में, आज कुछ हम्म नहीं हुआ, पर अगर कल को आग लग गई, आपने कंट्रोल नहीं लगाया, तो फिर मेरे पास मत आना कि आपने ऑडिट अच्छे से नहीं किया था। हम्म। और जहां पे आप ये कह दोगे ना आग लग गई तो मेरे पास मत आना, वहां इम्प्रूवमेंट फटाफट होती है। अच्छा, जैसे आपने जो भी मैनेजमेंट कमेंट्स लिए अपनी रिपोर्टिंग के अंदर, आपने रिपोर्टिंग कर दी टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करने के बाद अब वो काम हुआ है एक्चुअल में नहीं हुआ, वो आप इंश्योर करते हैं, वो भी आपका रोल होता है इंटरनल ऑडिटर का, या जस्ट कि ठीक है मैनेजमेंट कमेंट जो लिख दिए वो लिख दिए, उसके देखो, बाद? मैं जब अपना एंगेजमेंट लेटर साइन करता हूँ ना, तो मैं उसमें हम्म सिर्फ ये लिखता हूँ कि मैं ऑडिट करूंगा, इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा, हम्म उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं करता। पहली बात तो ये, ठीक ठीक है। है। अगर जो नॉर्मल इंडियन सीए फर्म्स होती हैं या मीडियोकर फर्म्स होती हैं वो ये काम करती हैं, एंगेजमेंट लेटर में लिखा नहीं होता, पर इट इज काइंड ऑफ, आप ये समझो कि जेस्टर है, हम्म कि आप एज अ जेस्टर आप काम करके दे रहे हो ताकि आपको एडिशनल बेनिफिट मिले। मतलब इट इज लाइक कि क्लाइंट को दिखेगी मैंने 100 रुपए दिए पर मेरा काम 102 रुपए का हुआ, हम्म तो एक्चुअली में होता नहीं है, पर वो सिर्फ दिखाने का होता है। इट इज जस्ट लाइक कि आप कहीं से गिफ्ट खरीदने गए, उसने कहा भाई साहब गिफ्ट रैप भी मैं करके दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरे से गिफ्ट लेके जा रहे हो। हम्म पर ये या 5 स्टार में जाओगे या किसी महंगी दुकान पे जाओगे, भाई वो कहेगा भाई साहब गिफ्ट 100 रुपए का है, 10 रुपए पैकिंग के लगेंगे। सो सिमिलर राइट। कॉन्सेप्ट है। दो एज मतलब एज एन इंटरनल ऑडिटर इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं हुई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर जो मीडियोकर फर्म्स हैं वो उसमें नेक्स्ट ऑडिट में जब भी जाती हैं उस प्लांट पे उस लोकेशन पे, वो चेक करते हैं कि भाई साहब सबसे पहले यही निकलता है पिछली बार ऑडिट की रिपोर्ट लेके आओ उसमें क्या क्या निकला था। हम्म। सो वो देखते हैं कि वो चीज डील हुई या नहीं हुई, बट बिग फोर्स में जनरली ऐसा नहीं देखा जाता। दे हैव अ सेपरेट टीम फॉर दैट, जिसको वो कहते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, इस नाम से वो जाना जाता है। कि भाई ठीक है मैं ऑडिटर हूँ, अब मेरा कोई काम नहीं है ना, देखो मेरा मेरा मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अपना मेहनत अपना दिमाग अपना टाइम वहां पे क्यों लगाऊं? वो काम तो कोई और भी कर सकता है ना, कोई एमबीए से करा लो, कोई बीकॉम से करा लो, भाई उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये गलती थी ऐसे ठीक होनी है, अब बीकॉम वाले को भेज दो एमबीए वाले को भेज दो, भाई साहब वो जाके देख लेगा कंट्रोल लगा है नहीं लगा, क्यों एक चार्टर्ड हम्म अकाउंटेंट का टाइम खराब करते हो? ओके, तो यहाँ तक हमारा मतलब जो एक प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट था वो खत्म होता है, इसके अलावा और कुछ अनमोल, एनीथिंग? मेजरली तो देखो इंटरनल ऑडिट में यही है बस, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया है कि अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि मुझे इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, और एज इंटरनल ऑडिटर आपको प्रोसेस ओनर से दोस्ती करनी होती है। अगर आप दोस्ती कर लोगे तो वो ऑडिट में भी हेल्प करेगी और लॉन्ग रन में भी हेल्प करेगी। राइट। इनफैक्ट आपके भी बहुत सारे प्रोसेस ओनर्स होंगे जिनसे आपकी आज भी दोस्ती होगी, जो हमारी कोठारी में हमारे साथ थे, बिल्कुल जिनसे बिल्कुल। हमारी मुलाकात हुई ड्यूरिंग आवर ऑडिट्स। सो राइट। इट इज अ लॉन्ग जर्नी कि आप लोगों से मिलते हो, आप लोगों से जुड़ते हो, हम्म आप उनमें वैल्यू ऐड दे के आते हो, यू आप अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हो कि यस आई एम समथिंग, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैन add value to you and your organization to your process. सो हम्म। अल्टीमेटली बात वही है कि आपने रिस्क मिटिगेशन करा दी, आपको दिखा कि कुछ ऐसा था जो वहां पे हो सकता था, फिर में अगर आप नहीं हो तो आपने, और काफी जगह ऐसा भी होता है कि हम एक्चुअल लॉस हो चुका होता है पर कई बार रिकवरी भी हो जाती है, क्योंकि हम बताते हैं भाई साहब आपने ये गलती कर दी, वो कहते हैं, या फॉर एग्जांपल मान लो किसी से पैसा लेना था, मैं भूल गया लेना, कोई एंट्री नहीं चढ़ी, कहीं से रिकवरी करनी थी नहीं करी, कोई डेटर्स पुराने पड़े हुए हैं कोई देखता ही नहीं था, क्योंकि पहले जो बंदा देखता था वो छोड़ के चला गया, अब नया बंदा आया उसे पता नहीं है। सो आप उस लेवल तक भी कई बार चले जाते हो कि आप पैसा रिकवर करवा देते हो, तो नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस ओनर को तारीफ मिलती है कि भाई साहब पैसा मिल गया, अब तो रुका हुआ पैसा था किसी को पता ही नहीं था। सो मल्टीपल एक्सपीरियंस होते हैं,
In short, it is a positive for the organization as well as the auditor. ओके ओके। The important factor is fear नहीं होता। ग्रेट। तो यार आज ना मतलब आपके साथ बात करके इंटरनल ऑडिट की यादें ताजा हो गई। तो अनमोल, वैसे हमारा प्रोसेस ऑफ ऑडिट तो कंप्लीट हो गया जो आपके साथ बात हुई थी, लेकिन अगर आप एक मतलब प्रकाश डालना चाहो कि यार एक स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक इंटरनल ऑडिट थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट कर पाओ कुछ ऑन सम पॉइंट्स बेसिस कि क्या डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर, और हाउ यू थिंक कि इंटरनल ऑडिट इन कंपैरिजन टू स्टैट्यूटरी ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट इन कंपैरिजन टू इंटरनल ऑडिट गुड और बैड, मतलब किस तरीके से इनका फ्यूचर स्कोप है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बता पाए। देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का स्कोप अभी तक तो था, पर फ्यूचर का थोड़ा सा आपको भी दिख रहा है कि डाइसी है, क्योंकि कुछ हमारी जो सीनियर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीजों को मैनेज करती हैं, उनके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो। मैं आई विल नॉट कमेंट पब्लिकली कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कमेंट है। सो बट एज एन इंटरनल ऑडिटर, सो द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, स्कोप बहुत है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मना कर दिया कल से इंटरनल ऑडिट नहीं होगी तो नहीं होगी। अभी हमारे लॉज में लिखा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंडेटरी है एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना, पर द पॉइंट इज कि जब लोग इसका एसेंस समझेंगे कि स्कोप क्या है इम्प्रूवमेंट, इट इज नॉट लाइक कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई साहब ऑडिट करवाना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाओ, उसको अपनी बैलेंस शीट दिखाओ और उससे साइन करवाओ। साइन किसी को नहीं करना, यहाँ पे किसी को वैलिडिटी नहीं देनी कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी है कि इट इज जस्ट लाइक कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा पढ़ाई करता है पूरे साल, आपका स्कूल जो भी स्कूल होता है वो एग्जाम क्यों लेता है? यही इवेल्युएट करने के लिए ना कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, वो ढंग से राइट, पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल। इट इज नॉट लाइक कि 10th का बोर्ड एग्जाम है या 12th का बोर्ड एग्जाम है, बच्चे को देना ही है, इसके बेसिस पे उसे आगे एडमिशन मिलेगा। जैसे स्टैट ऑडिटर में होता है कि इस साल की बैलेंस शीट साइन करेगा तो अगले साल की साइन कर पाएगा ना, जब तक पिछले साल की नहीं करेगा तो अगला साल तो भूल ही जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लिस्टेड कंपनी है तो एलआर होता है, इतना कुछ होता है, 100 कॉम्प्लायंसेस होते हैं, पर यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी अप्रोच क्लियर है, आप कन्विंस कर पा रहे हो मैनेजमेंट को, आप मार्केटिंग कर पा रहे हो इस चीज की कि वी आर हेयर फॉर इम्प्रूवमेंट, वी आर नॉट हेयर फॉर द लॉ। हम आपकी कोई गलती को आपकी रिपोर्ट में लिख के दुनिया को नहीं बताएंगे, हम सिर्फ मैनेजमेंट तक सीमित है, मैनेजमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। हम किसी थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि कोई वेंडर खड़ा हो रहा है, कोई इन्वेस्टर खड़ा हो रहा है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम सिर्फ मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि आपने ये काम किया, उस काम की ये इवेल्युएशन है, अगर कोई गड़बड़ है तो हाउ वी कैन इम्प्रूव। और सेकंड चीज जो स्टैट ऑडिटर में होती है, वो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। वो बेंचमार्क्स यूज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, कि कहीं पे प्रॉफिट की कोई परसेंटेज लग रही है, कहीं पे रेवेन्यू की, एसेट्स की लग रही है। सो उस बेसिस पे मटेरियलिटी उठाता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरे लिए मटेरियलिटी आई 50 लाख रुपए। सो 50 एज एन चार्टर ऑडिटर 50 लाख से नीचे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में आग लगी, उसकी वैल्यू ऑफ गुड्स में आग लगी जो 20 लाख रुपए था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियलिटी से नीचे चला गया वो। पर मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ, 20 लाख के गुड्स में आग लगी, मैं समझूंगा भाई क्या पड़ा था ऐसा जो 20 लाख की वैल्यू दिखा दी उसने। सही में 20 लाख का सामान पड़ा भी था या नहीं था, आग क्यों लगी, मैं फ्यूचर में आग को लगने से कैसे रोक सकता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर चला था नहीं चला था, वहां पे था नहीं था, किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया था नहीं किया था, नहीं किया था तो अगली बार से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है। सो ये डिफरेंस है तो 20 लाख की वजह से बेसिकली। 20,000 करोड़ का नुकसान ना हो जाए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ उस डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब आप उस रूट कोर्स में जाते हो आप, है ना, कि क्या दिक्कत थी उसके अंदर, 20 लाख रुपए के अंदर जो छोटी सी आग लगी तो क्यों लगी, राइट। बिल्कुल। ओके ओके। तो इसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि हम सिर्फ मैनेजमेंट तक सीमित रहते हैं, और जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होते हैं वो पूरी दुनिया को बता देते हैं कि भैया ये मैनेजमेंट की गलती थी, ये रिपोर्ट में हमने लिख दिया। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो उनके जो डाउट, मतलब जो डर होता है थोड़ा सा कम होता है, कि और वो इसलिए कोऑपरेट भी करते हैं, क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर वो प्रोसेस अगर स्ट्रीमलाइन होगा तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो प्रोसेस ओनर है उनके लिए भी अच्छी चीज है, राइट। बिल्कुल। तो ये चीज रहती है। तो
आई थिंक ये चीजें थी। अगर आपको कुछ और एडिशन करना है अपन अनमोल अपनी तरफ से, या कुछ आप यस, बताना एक चाहते हैं? एक डिस्क्लेमर मैं इसमें देना चाहूंगा कि हमने इंटरनल ऑडिट की बात करी, पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्लोबली जो हमने इग्नोर किया है, क्योंकि हम इंडिया में बैठे हैं और हम इंडियन एक्सपेक्ट में ही बात कर रहे हैं। एक हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। उसके जो भी गाइडलाइंस, जो भी उसके पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं, हमने उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया है। ये डिस्कशन जो है उससे बिल्कुल हटके है, क्योंकि वी आर इंडियंस एंड वी हैव टोटली टॉक्ड अबाउट इन इंडियन एस्पेक्ट्स। वी कैन कीप अ सेपरेट सेशन इफ रिक्वायर्ड कि ग्लोबली क्या होता है, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। सो दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर फॉर द ऑडियंस। श्योर श्योर यार, अगर आपके पास इन फ्यूचर जब भी टाइम होगा तो होपफुली हम उस पर भी एक डिस्कशन कर पाएंगे। आई थिंक काफी बढ़िया सेशन रहा है, और काफी मुझे तो मजा आया ही है। मेरी तो याद जो है वो ताजा हो ही गई है। होपफुली जो हमारी ऑडियंस है उनको भी मजा आए। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड थैंक यू अनमोल फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच। Thank you, Tushar, for giving me this opportunity to share my knowledge with the audience at large. थैंक यू। ओके। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनमोल भाई का। भाई ने टाइम निकाला, आए, हमारे साथ प्रेजेंटेशन दी, आप लोगों को सिखाया, मेरे को भी याद ताज़ा करी इंटरनल ऑडिट के अंदर। मेरे को भी लग रहा है कि हाँ यार, अब इंटरनल ऑडिट दोबारा से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि स्टैच्यूटरी ऑडिट में जाके फिर इंटरनल ऑडिट थोड़ा सा धुंधला हो गया था, तो अब सारा का सारा दोबारा याद आ गया है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अनमोल को, और होपफुली आप लोगों को भी पसंद आया होगा उतना जितना मेरे को पसंद आया है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फर्दर आपको लगता है कि कोई और आपको लगता है कुछ वीडियोस बनानी है किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, किसी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के ऊपर आपको लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, उसके ऊपर ही होपफुली हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच।